अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इस दुनिया में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा हेमा, रेखा, जया, सुषमा आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हम सबके कॉमन बेस्ट फ्रेंड की, और वो है प्लांट्स एंड ट्रीज। हम सबको पता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। एक बड़ा पेड़ एक साल में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हटा देता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, और बदले में हमें 118 किलो ऑक्सीजन देता है। और यहाँ मैं सिर्फ एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, पूरे जंगल की नहीं। पेड़ पौधे हमारे ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जो हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। हाँ, इतनी उम्मीद ज़रूर करते होंगे कि हम जंगलों को ना काटें। वैसे हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी सभी इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन सभी इंसानों के लालच को नहीं। हमारे प्लैनेट की उम्र 450 करोड़ साल है। 450 करोड़ साल पहले हमारा प्लैनेट बना, 440 करोड़ साल पहले सागर बने, और सागर बनने के बाद धीरे धीरे जिंदगी पनपने लगी। सबसे पुराने रिकॉर्ड के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत 428 करोड़ साल पहले हुई थी। लेकिन विकसित मनुष्य होमोसेपियंस सिर्फ 2 से 1 लाख साल पहले इस धरती पर रहने लगे। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता भी सिर्फ 6 से 7 हजार साल पुरानी ही मानी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 220 साल पहले 1800 ईस्वी से शुरू हुआ। इसका मतलब हमने सिर्फ 220 सालों में अपने ग्रह को इतना गंदा और खतरनाक बना दिया कि माना जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो बांग्लादेश, मालदीव और बहामास जैसे कई देश 2050 तक समुद्री सतह के नीचे चले जाएंगे, और 2100 तक वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान और खुद हमारे देश भारत के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग को एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स के टकराने से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। लोगों के बीच ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कभी कोई डिबेट नहीं होती। एक आम इंसान के लिए ग्लोबल वार्मिंग का कोई मतलब नहीं है उस ग्लोबल वार्मिंग का जो आज सबसे बड़ा खतरा है। आसान शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि और उसके कारण मौसम में होने वाले बदलाव, जैसे हिमखंडों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव और बाढ़, सूखा, साइक्लोन जैसी घटनाओं का लगातार होना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि है। सूर्य की ऊष्मा का 70% हमारे धरती और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और लगभग 30% ऊष्मा स्पेस में परावर्तित होकर वापस चली जाती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हमारी धरती को गर्म बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह धरती की सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती है। अगर हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ना होती तो सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में स्पेस में परावर्तित हो जाती, और हमारे ग्रह का एवरेज टेम्परेचर जो आज 15 डिग्री सेल्सियस है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता, और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो सूर्य की ऊष्मा को भी अधिक मात्रा में रोकने लगती है और धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार भी बन जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें होती हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें किसकी वजह से बढ़ रही हैं? मंकीज, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ये तो हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं, गंदा तो सिर्फ इंसान करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से 16.8%, पावर स्टेशन की वजह से 21.3%, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 14%, एग्रीकल्चरल प्रोसेस की वजह से 11.3%, रेसिडेंशियल और कमर्शियल सोर्सेज की वजह से 10.3%, लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग की वजह से 10% और वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट की वजह से 3.4% रिलीज होती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है जो कि 72% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में सीमेंट प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयला, ऑयल और नेचुरल गैसेस की वजह से बढ़ रही है।
ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन की मात्रा 18% और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा 9% है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का मेन सोर्स भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोयला और तेल। 1990 के बाद से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में 41% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में भी चाइना सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, उसमें अकेला चाइना 26% रिलीज करता है। उसके बाद यूएस 13%, यूरोपियन यूनियन 7.8% और भारत 6.7% रिलीज करता है। पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के लिए सिर्फ हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी है, स्पेशली जब हम कोयला और तेल जलाते हैं और पेड़ों को काटते हैं। पर्यावरण के जानकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों का विकास, जंगलों का कम होना, पेट्रोल के धुएं और फ्रिज और एयर कंडीशनर का बढ़ता प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में तापमान बढ़ाने का काम करती है। अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा यूं ही बढ़ती रही तो दुनिया के कई हिस्सों में जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा और दुनिया के कई देश पानी में डूब जाएंगे। ये तबाही किसी वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या एस्टेरॉयड के टकराने से भी कई गुना बड़ी होगी। क्लाइमेट चेंज से हमारी लाइफ कितनी प्रभावित होती है, इसे एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक ऑब्जर्व करता है। इस नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जर्मन वॉच। यह जर्मनी बेस है। जर्मन वॉच हर साल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश करता है। इस इंडेक्स में कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है इस आधार पर कि पिछले एक साल में उस कंट्री को क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना लॉस हुआ। लॉस दोनों तरह का, पहला ह्यूमन लॉस मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से कितनी डेथ्स हुई, और दूसरा इकोनॉमिकल लॉस मतलब उस कंट्री को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2018 में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली टॉप 3 कंट्रीज थी जापान, फिलीपींस और जर्मनी। और 1999 से 2018 के पीरियड में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली टॉप 3 कंट्रीज थी पोर्टो रिको, म्यांमार और हेती। जापान की पिछली रैंक 36 थी, लेकिन 2018 में जापान को साइक्लोन और हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन और इकोनॉमिकल लॉस झेलना पड़ा। जापान में जुलाई से अगस्त 2018 के बीच में हीट वेव से 138 डेथ्स हुई। पूरी दुनिया में 1999 से 2018 के बीच में क्लाइमेट चेंज की वजह से 5 लाख डेथ्स और 3.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। इस इंडेक्स में भारत को 5th रैंकिंग मिली। भारत की पिछली रैंकिंग 14 थी और इस इंडेक्स में रैंकिंग का बढ़ना कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत को 1999 से 2018 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 79.5 बिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था, लेकिन अकेले साल 2018 में 37 बिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इस इंडेक्स में अगस्त 2018 में केरला में आई बाढ़ को मेंशन किया गया, जिसमें 324 लोगों की डेथ हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। केरला में आई बाढ़ से 2.4 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था और लगभग 80 डैम डैमेज हो गए थे। 12 दिसंबर 2015 को 195 कंट्रीज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठा होकर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और क्लाइमेट चेंज के खतरे को कम करने के लिए समझौता किया, जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में सभी देशों ने इस सदी के अंत तक यानी कि 2100 तक वर्ल्ड टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जब एवरेज वर्ल्ड टेम्परेचर की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात हुई तो कुछ देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेते हुए इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस करने की मांग की, क्योंकि उनका कहना था कि 2 डिग्री सेल्सियस आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इतने में तो हमारे देश सी लेवल के नीचे चले जाएंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी लाइफ है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, लेकिन लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर पॉसिबल है। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडे, लेकिन पृथ्वी लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है और इसको परफेक्ट बनाता है इसका वायुमंडल। यह एक कवच की तरह काम करता है। यह हमें सूर्य के रेडिएशन से तो बचाता ही है, लेकिन जब सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में परावर्तित होकर वापस लौटने लगती है तो हमारे ग्रह को गर्म रखने के लिए हमारा वायुमंडल उसकी कुछ मात्रा रोक लेता है। यह एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन हमने
अपने परफेक्ट सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमने अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काट दिया, जंगल साफ कर दिए, फिर भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स प्लांट्स एंड ट्रीज हमसे नाराज़ नहीं हैं। वो तो हर सिचुएशन में हमारी मदद करते आए हैं। बस ज़रूरत है रिफॉरेस्टेशन या वनीकरण की। दुनिया में कई संगठन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हर इंडिविजुअल पर्सन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ना ही मैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बचत करने के लिए कहूँगा। आप डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, प्लास्टिक बैग्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, मैं आपको वो ना करने की सलाह भी ना दूंगा। मैं आपसे पेड़ लगाने के लिए भी नहीं कहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं।